दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप एक खतरनाक जंगल में फंस जाएं, जहां हर कदम पर मौत का डर हो, तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जहां एक शख्स जोशी अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत और जज्बे हर हद पार करता है। लेकिन क्या इस खतरनाक जंगल से वो जिंदा बाहर निकल पाता है? क्या उसकी दोस्ती उसे बचा पाएगी या वो हमेशा के लिए खो जाएगा? इस कहानी में रोमांच है, दोस्ती का जज्बा है और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमैटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है योशी गिलबर्ट से, जो एक अलग जिंदगी जीने का सपना देखता था। वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता था। जल्द ही हम देखते हैं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। वो ऑस्ट्रेलिया की एक फेमस जगह है। योशी जंगल में घुसने के लिए बेहद उत्साहित होता है। जंगल में उसकी मुलाकात मार्क्स नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो एक टीचर है। दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वे जंगल में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। अगले सुबह मार्क्स योशी को अपने दोस्त केविन से मिलवाता है। केविन एक हैकर और फोटोग्राफर है। इन तीनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन मार्क्स बाजार में घूम रहा होता है, तभी उसके पीछे आवाज आती है, क्या तुम अमेरिकन हो? मार्क्स जवाब देता है, नहीं। उस व्यक्ति का नाम कार्ल होता है और ये कहानी का एक महत्वपूर्ण किरदार है। कार्ल जंगल के बारे में बहुत जानकारी रखता था। वो योशी से कहता है कि जंगल का असली आनंद लेना है तो उसे जंगल के बीचों बीच जाना होगा। वहाँ भारतीय आदिवासी रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। कार्ल की बातें सुनकर योशी प्रभावित हो जाता है और वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। योशी अपनी योजनाएं मार्क्स और केविन को बताता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मनाता है। वो कहता है कि आमतौर पर ट्रैवल्स जंगल के बाहरी हिस्सों में घूमकर वापस चले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग करना चाहिए। आखिरकार वो तीनों भी राजी हो जाते हैं। इसके बाद वे चारों जंगल की यात्रा की तैयारी करते हैं। कार्ल उन्हें मैप में आदिवासियों की लोकेशन दिखाता है और कहता है कि पहाड़ियों पर चढ़कर जाना होगा, जिसमें 3 से 4 दिन लगेंगे। सभी तैयार हो जाते हैं। वे एक प्लेन किराए पर लेते हैं और जंगल के बीचों बीच उतरते हैं। योशी सबसे ज्यादा उत्साहित होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे कुछ नया और अनोखा देखने को मिलेगा। रात होने पर सभी लोग जंगल में कैंप लगा के आराम करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क्स सबसे ज्यादा डरपोक है। रात में उसे एक कीड़ा काट लेता है और उसे लगता है कि कोई जानवर उस पर हमला कर रहा है। इस पर वो बहुत डर जाता है और उसके दोस्त उसकी खिंचाई करते हैं। अगले सुबह वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान वहाँ बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वे हार नहीं मानते और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक और कबीला मिलता है। इस कबीले के लोग कार्ल को पहले से जानते थे, जिससे सभी लोग खुश हो जाते हैं। वे कुछ समय इस कबीले में रुकते हैं। यहाँ योशी को सोने का एक टुकड़ा मिलता है, जिसके बारे में कार्ल ने पहले ही बताया था कि जंगल में सोना भी मिल सकता है। कुछ समय बाद ये सभी गांव वालों को अलविदा कहकर आदिवासी कबीले को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर चलते चलते ये लोग फिर रुकते हैं। कार्ल एक बंदर मारकर लाता है और सभी को खाने के लिए देता है। अगले सुबह वो फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब मार्क्स की हालत खराब होने लगती है और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। उसके धीमेपन से सभी परेशान हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि उसे सफर पे लाना बहुत बड़ी गलती थी। वे डर रहे थे कि बरसात शुरू हो जाएगी तो वो यहीं फंस जाएंगे। अगले सुबह मार्क्स की तबीयत और बिगड़ जाती है। कार्ल कहता है कि कबीले तक पहुंचने में अभी भी 3 से 4 दिन लग सकते हैं और मार्क्स अब चलने की हालत में नहीं है। इस पर योशी कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे उठाकर लेके जाएंगे। कार्ल इस बात पर हंसता है और कहता है कि ये संभव नहीं है। वो सभी को वापस जाने की सलाह देता है, लेकिन योशी इतनी दूर आकर हार मानने को तैयार नहीं है। इस पर केविन एक सुझाव देता है कि वे पानी के रास्ते से जाएंगे, जिससे मार्क्स को चलना ना पड़े। हालांकि कार्ल इसे खतरनाक मानते हुए मना करता है, लेकिन आखिरकार तीनों उसे मना ही लेते हैं। वे एक राफ्ट तैयार करते हैं। रात को कार्ल उन्हें निर्देश देता है कि सभी उसका अनुसरण करेंगे और राफ्ट को उसी दिशा में लेके जाएंगे जहाँ वो कहेगा। अगले सुबह वो पानी के रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद ही एक बड़ी चट्टान उनके रास्ते में आ जाती है और पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाता है। कार्ल राफ्ट को नदी में लेफ्ट और राइट घुमाने का निर्देश देता है, लेकिन तेज बहाव के कारण सभी लोग बहने लगते हैं। इस बीच केविन सुझाव देता है कि उन्हें नदी के बहाव के साथ चलना चाहिए, लेकिन कार्ल उसकी बात नहीं मानता, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। योशी बीच बचाव करता है और किसी तरह राफ्ट किनारे पर लगा देता है। हालांकि कार्ल को इस बात पे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि वो ये रात यहीं रुकेंगे। रात को केविन योशी के पास आता है और बताता है कि कार्ल को तैरना नहीं आता है और वो पानी से डरता है, और ये बात सच में सही भी थी। अगले दिन कार्ल अपना फैसला बदलता है और पैदल चलकर जाने की बात करता है। यह सुनकर सभी की मुश्किलें बढ़ जाती है। आखिरकार तय ये होता है कि 2 लोग पैदल जाएंगे और 2 लोग पानी के रास्ते से। कार्ल और मार्क्स पैदल निकल जाते हैं।
जबकि केविन और योशी राफ्ट के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। केविन और योशी राफ्ट पर अपना कंट्रोल पाकर काफी खुश होते हैं, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। योशी राफ्ट पर लेट जाता है, तभी राफ्ट तेज लहरों में फंस जाती है। एक बड़ी लहर राफ्ट को पलट देती है और दोनों लोग पास के एक पत्थर पे जाके फंस जाते हैं। इस स्थिति में केविन कहता है कि उसे किनारे तक जाना होगा ताकि वे अपनी जान बचा सके। वो योशी से कहता है कि अगर वो किनारे पर पहुंच जाए तो उसे रस्सी फेंक कर उसे बचा लेगा। योशी से खतरनाक मानते हुए मना करता है, लेकिन केविन अपनी बात पे अडिग रहता है और किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। केविन किनारे से योशी को रस्सी फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक बड़ी लहर आती है और योशी को टक्कर मार के पानी में बहा देती है। केविन योशी को अपनी आंखों के सामने बहते हुए देखता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाता है। योशी लहरों से जूझते हुए किसी तरह बाहर निकलता है और केविन को आवाज लगाने लगता है, लेकिन अब वो काफी दूर आ चुका था। केविन पीछे छूट गया था। योशी अब जंगल में अकेला फंसा हुआ था। उसके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई कैंप। तभी उसकी नज़र नदी में अपने बैग पर पड़ती है। वो बैग को पानी से बाहर निकालता है, जिसमें एक बाइबिल और कुछ एनर्जी गोलियां होती है। ये गोलियां उन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले ही साथ रख ली थी। गोलियां खाकर योशी को थोड़ी ताकत मिलती है। वो दोबारा केविन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसका सफर अब और भी मुश्किल हो चुका था। योशी केविन को ढूंढने की कोशिश में थक कर निराश हो जाता है और नदी के पास जाके बैठ कर सोचता है, लेकिन वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करता है। सफर के दौरान उसे बहुत भूख लगती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। रात में सोते समय उसे अचानक आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये केविन की आवाज है, लेकिन जब वो टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। यह वास्तव में उसका भ्रम था। अगली सुबह जब वो उठता है तो अपनी त्वचा में अजीब सा महसूस करता है। वो चाकू से त्वचा को काटता है और देखता है कि उसकी बॉडी में रात में एक कीड़ा घुस गया था। योशी दर्द सहते हुए अपनी त्वचा काट कर उस कीड़े को बाहर निकालता है, क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे चिड़िया के कुछ अंडे मिलते हैं। जब वो उन्हें तोड़ता है तो उनके अंदर बच्चे होते हैं। भूख से मजबूर होकर वो उन अंडों को खा लेता है। इसके बाद उसे कुछ सामान मिलता है जो किसी ने वहाँ छोड़ दिया था। यह देखकर वो थोड़ा आराम करने का फैसला करता है। जब वो अपने मोजे उतारता है तो देखता है कि उसके पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। यह देखकर वो रो पड़ता है और सोचता है कि जब मार्क्स के पैर घायल हुए होंगे तो उसे कितना दर्द हुआ होगा। वो मार्क्स से माफी मांगता है और खुद को कोसता है कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया। अगले दिन वो फिर से चलना शुरू करता है और उसे पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं। उसे लगता है कि केविन आसपास ही है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ अंडों के वही छिलके पड़े हैं जो उसने कल खाए थे। इसका मतलब था कि वो घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आ गया था। यह देखकर वो बेहद दुखी और गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ गांव वाले नदी के पास केविन को ढूंढ निकालते हैं। वे उसे अपने कैंप में ले जाते हैं। ठीक होने पे केविन पुलिस को बताता है कि उसका दोस्त योशी अभी भी जंगल में फंसा हुआ है और उसे बचाना होगा। पुलिस उसकी बात मान लेती है और प्लेन से योशी को ढूंढना शुरू कर देती है। नीचे जंगल में योशी प्लेन की आवाज़ सुनता है और लाल कपड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन इतनी ऊंचाई पर था कि उसे कोई नहीं देख पाता है। प्लेन वहां से चला जाता है। केविन इस असफलता से निराश होता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो एक बोट ड्राइवर को मनाने की कोशिश करता है और वो उन्हें जंगल के अंदर ले जाता है। ड्राइवर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब 3 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत चुका है और शायद उसका दोस्त अब तक इस दुनिया में नहीं होगा, लेकिन केविन उम्मीद नहीं छोड़ता है। केविन को यकीन होता है कि उसका दोस्त योशी अभी भी जिंदा है। अपनी उम्मीद को कायम रखते हुए वो बोट ड्राइवर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बीच योशी की हालत और भी खराब हो चुकी थी। भूख और प्यास से वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन खोने लगता है। अगली सुबह वो अजीब तरह से हंसते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर दलदल में फंस जाता है और वो धीरे धीरे उसमें धंसने लगता है। हालात बेहद मुश्किल होते हैं, लेकिन योशी हार नहीं मानता। अपनी हिम्मत और सूझबूझ से वो खुद को दलदल से बाहर निकाल लेता है। हालांकि उसकी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। दलदल से निकलते ही उसके पूरे शरीर पर चींटियां चढ़ जाती है। चींटियों के काटने पे ऐसा दर्द हो रहा था मानो उसके शरीर पे कोई कीले ठोक रहा हो। इस असहनीय दर्द के बीच योशी को अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में नजर आने लगती है। थोड़ा सुकून मिलने पर वो नदी के किनारे पहुंचता है और वहाँ एक कछुए से बात करने लगता है। अब वो पूरी तरह से उम्मीद छोड़ चुका था कि कोई उसे बचाने आएगा। थकावट और निराशा के बीच वो आसमान की ओर देखता है और वहीं सो जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि केविन अपनी बोट को लेकर उसी जगह पहुंचता है जहां उसने आखिरी बार योशी को छोड़ा था। योशी उसको कहीं भी नजर नहीं आता है। योशी को कहीं भी नजर नहीं आने पर केविन निराश होकर वहां से लौटने लगता है। तभी योशी की आंखें खुलती है और वो केविन को देख लेता है, मगर कमजोरी की वजह से उसकी आवाज नहीं निकल पाती। सब कुछ उसकी आंखों के सामने होता है, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ होता है। लेकिन योशी की किस्मत उसके साथ होती है।
केविन जाते जाते उसे देख लेता है और जोर से चिल्लाता है, योशी मैं आ रहा हूँ, डरना मत। केविन तुरंत अपनी बोट घुमाता है और योशी को बचा लेता है। इस पल में दोनों भावुक हो जाते हैं और कसकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, दोस्त एक हो लेकिन ऐसा हो जो केविन जैसा हो। इसके बाद केविन योशी को गाँव लेकर आता है। पूरे गाँव वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि योशी अभी भी जिंदा है। योशी केविन को तहे दिल से धन्यवाद देता है कि उसने उसकी जान बचाई। फिर एक छोटी सी बच्ची योशी के पास आती है और उसे एक फूल देती है। ये कहानी यहीं खत्म होती है। लेकिन मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि ठीक होने के बाद योशी और केविन मार्क्स और कार्ल को ढूंढने के लिए फिर से जंगल में गए हैं, लेकिन उन्हें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए एक ऐसी नई और रोमांचक कहानियाँ लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी इसका आनंद ले सके। और हाँ, लेफ्ट में नीचे दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें जहाँ और भी आपको दिलचस्प कहानियाँ मिलेगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।